हेलो दोस्तों, आज मैं नैना फिर से लेके आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। जैसे कि आप जानते हो कि पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 4th क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ है चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, जो यहाँ 6n है वो जो नंबर होगा वो क्या 0 से एंड करेगा, और जहां पर जो ये n पावर में है वो है एक नेचुरल नंबर है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अभी यहाँ है 6n। अभी आपको इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम थी, इसमें थ्योरम नहीं ऐसी एग्जांपल था कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो वो नंबर जो होगा, कोई भी नंबर हो जो 0 से एंड करे, उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 आनी चाहिए। उनकी पावर कुछ भी हो, बस 2 और क्या होना चाहिए, 5 होनी चाहिए उनके प्राइम फैक्टर्स में। इसके अलावा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 और 5 ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 6 में हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, if any number ends with 0, it should be divisible by 2 and 5। क्या होना चाहिए, it should be divisible by 2 and 5। यानी कि क्या कि 2 and 5 उसके क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है हमें, ऑफ 6n। n उसकी पावर है, ठीक है ना। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और ब्रैकेट में होल पावर क्या आ जाएगा, n। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें तो 2 है बट इसमें 5 है कि आपके पास नहीं है, यानी कि 6n जो होगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वो 2 एंड 5 से डिविजिबल हो, नहीं कर रहा है, यानी कि 6n डज नॉट एंड्स विथ 0। तो चलिए इसी को यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व that phi is not a prime factor of 6n। ठीक है, सो phi does not divide 6n, या आप लिख सकते हो सो 6n is not divisible by 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore क्या होगा, therefore 6n cannot end with 0 for any natural number n। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अभी आपको बोर्ड में जो है ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट 6n ही पूछ ले, आपको कोई भी नंबर पूछ सकता है। अगर आपको 5n पूछ लिया 6n की जगह, मैं उस तरफ लिखती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी कि बोर्ड में तो सेम टू सेम जैसे बुक में वैसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो कुछ चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे 6 की पावर n है, अगर आपको पूछ लिया कि चेक वेदर 5 raised to power n can be end with the digit 0 for any natural number n, तो आप क्या लिखेंगे 5 raised to power n। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 into 1 raised to power n। अब यहाँ 5 तो है बट यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल से लास्ट में बता देती हूँ कि अगर वो आ गया, जैसे कि अगर आपको बोलेंगे 30, ठीक है 30n, क्या ये नंबर आपका 0 से एंड होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। इसको आप कैसे लिखेंगे,
2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आप लिखेंगे, यही होता है आपका। और इसकी पावर क्या हो गई n, तो इसमें आपका 2 भी आ रहा है, इसमें आपका 5 भी आ रहा है, यानी कि अगर ये नंबर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कंसीडर्ड हो रहे हैं तो 30n इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो एंड 5 आल्सो। इसके अलावा कुछ भी हो आपको मतलब उससे लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ 2 और 5 है या नहीं वो चेक करना है। अगर दोनों हैं देन ये जो नंबर होगा वो 0 से एंड हो जाएगा। तो बोर्ड में इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं इसको मिटा देती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए हम आ गए 6th क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यानी कि यहाँ आप एक तरह से बोल सकते हो कि दो पार्ट्स गिवन है और दोनों को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके जो फैक्टर्स होते हैं या प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते थे। तो अब प्राइम फैक्टर्स तो सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे रहते हैं, तो बीच में ये प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, प्लस की साइंस को हटाना है और इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अगर वो हमने कर लिया और उसमें हमें पता चला कि इसके 2 से ज्यादा क्या है प्राइम फैक्टर्स है, तो आप बता सकते हो इजीली कि ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए मैं ये फर्स्ट वाला बताती हूँ। आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने, 7 into 11 into 13 plus 13, इसका हमने क्या कर दिया, हुलिया चेंज कर दिया, यानी कि इसको हमने अलग तरीके से लिखा। आप देख रहे हैं प्लस के पहले और प्लस के बाद आपको 13 कॉमन दिख रहा है, तो आप 13 को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इसको कॉमन ले लिए तो आपके पास अंदर बचा क्या, यहाँ 7 बचा मल्टीप्लाइड बाय 11 बचा, और ये प्लस इस तरफ क्या बचा, 13 के साथ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 तो होगा, तो प्लस में आपके पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपने लिखा 13, ठीक है। अब 7 into 11 करोगे तो 77 और प्लस 1 करोगे तो 78, ठीक है, ये लिख लिया। अब इस 78 के तो फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे, उसको आप रफ में 78 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। मैं यहाँ रफ में 78 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। मैंने आपको बताया भी था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2 3 जा 6, फिर यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, फिर ये 3 से 3 1 जा 3 3 जा, और ये 13 1 जा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस पूरी चीज को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 into 13, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर था वो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। इसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहा है आपको, और आप जानते हो कि कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। सेम थिंग आपको करनी है इसके साथ, ठीक है। और फिर वो सेंटेंस लिखना है, वो सेंटेंस मैं आपको लास्ट में दोनों के लिए एक साथ बता दूंगी। अभी हम चलते हैं सेकंड वाले के पास। सेम आप लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अब यहाँ मैं भी 1 नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, चल जाएगा, नहीं लिखूंगी, फिर भी चलो लिख देते हैं। और प्लस यहाँ क्या है 5। अब इन बोथ नंबर्स में कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है, 5, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है, 5 को ले लो। अब अंदर क्या बचा, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, उसको लिख लो, सॉरी 5 नहीं बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 ये बचेगा। 1 लिखने का मतलब नहीं है, वही होगा प्लस, बट यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा 5 की मल्टीप्लिकेशन में। इसको कर लो, ये हो गया 5 एंड देन सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो। हाँ तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और आंसर है 1008 प्लस 1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय
1009 इंटू 1 आप लिख सकते हो ना 1 से मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखिए 1009 प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर आपका फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने 1 को लिया है। तो आप देखिए इस नंबर में भी क्या हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। आई थॉट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में आप लिखोगे कि सिंस, या फिर पहले ये लिख लो कि कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स which have more than 2 prime factors. ठीक है, ये हमने लिख दिया which have more than 2 factors। उसके बाद आप क्या लिखोगे, since this number also has more than 2 prime factors therefore it is composite number। तो लिख के दूं क्या मैं, ये ऊपर वाला लाइन मिटा के मैं वहां लिख के बता देती हूँ आपको, या क्वेश्चन मिटा के। देखिए आप क्या लिखोगे, this number has more than 2 factors या 2 prime factors, therefore it is a composite number। यही लाइन आप पहले वाले के लिए भी लिखोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको दोनों भी पार्ट पूछ ले, कोई एक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कई स्पोर्ट फील्ड है और उसके अराउंड में क्या है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कल तो नहीं लग रहा, ठीक है आ गया, हाँ ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड में ये सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ सोनिया जो है इस पाथ को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा रही है, 18 मिनट। यानी समझिए अगर वो यहाँ से ट्रेवल कर रही है ए पॉइंट से और वापस एक पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे कितने मिनट में आ रही है, वो 18 मिनट में आ रही है। और नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव, और रवि यहाँ से ड्राइव कर रहा है और 12 मिनट में यहाँ जा रहा है। ठीक है, वापस इसी पॉइंट पे वो कब आ रहा है, 12 मिनट में, यानी कि रवि पहले आ गया यहाँ पे और उसके बाद सोनी आई। अब आगे क्या पूछा है आपको, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ही समय पर उन्होंने स्टार्ट किया और फिर वो चले गए सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक इधर से गया और एक इधर से गया, दोनों एक ही डायरेक्शन से गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो रवि है वो पहले आ गया और सोनिया जो है वो बाद में आई। तो अब आगे देखिए, इस पहले और बाद का बहुत अच्छा रिलेशन है। आगे देखिए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आगे कितने मिनट के बाद वो इसी पॉइंट पर आकर मीट करेंगे, ये आपको पूछा है। अब आगे पूछा है, ये भी याद रखना। अब देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो मुझे एचसीएफ यूज करना होगा या तो मुझे एलसीएम यूज करना होगा, दोनों में से कोई एक चीज यूज करनी होगी। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगी तो उससे क्या होगा, मेरी पिछली वाली चीजें आएगी 12 मिनट और 18 मिनट की, और पिछले टाइम में तो वो कभी मिले नहीं होंगे और वो आपको पूछा नहीं। आपको क्या पूछा है कि आगे वाले राउंड में वो कब मिलेंगे, तो आगे वाले राउंड्स में कब मिलेंगे ये जब आपको पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, इसमें आप सीधे लिखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे कि the time required for them to meet again at the starting point can be obtained by, मैं देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, the time taken by Ravi and Sonia can be, Sonia किस लिए टाइम, टू मीट अगेन
at starting point can be obtained by LCM of time taken by Ravi and Sonia. Time taken by Ravi and Sonia for completing one round. ठीक है ना, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड। तो चलिए कितना टाइम लगा था सोनिया को और रवि को कंप्लीटिंग वन राउंड के लिए? 18 मिनट एंड 12 मिनट लगा था। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो आप निकालिए 18 और 12 का एलसीएम। आप कैसे निकालेंगे? 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए और 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको? क्या मिलेंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही मिलेगा। 2 इंटू 9 18 होता है। और 12 आपको अगर निकालना है तो वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये मिलेगा। अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं कि हर एक नंबर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है दोनों में? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ले लिया। और 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 इंटू 9 आपका आंसर क्या होगा? 36। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना आ गया? 36। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि LCM of Ravi and Sonia is 36. Therefore, after 36 minutes, they both will meet at the starting point. तो उसको मैं लिख के दूं ऊपर, उसको हम लिख के देते हैं। ये मिटा देती हूँ मैं क्वेश्चन को और यहाँ से लिख देती हूँ। ठीक है, आफ्टर कितने? 36, एक मिनट यहाँ से लिख देते। आफ्टर 36 मिनट, या इसको अंडरलाइन कर दिया करो, they will meet again at starting point। यहाँ आपका लास्ट सेंटेंस और आपका आंसर दोनों भी हो जाएगा ओवर। और ऊपर वाली चीज में मिटा देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एलसीएम हमने क्यों निकाला और कैसे निकाला? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है। हाँ तो दोस्तों, अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जाके जरूर लिखिएगा।